अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब ये हमारा लास्ट रनिंग ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 2 का। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं मेमोरेंडम आर्टिकल से रिलेटेड। छोटे से ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। एक्चुअली पहले मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं इसके साथ ना कुछ एक दो केस स्टडीज़ भी आपको कराऊंगा। इसके लिए केस स्टडीज़ तो नहीं है, बस ऐसे ही कहने की क्रैमिंग वाला पोर्शन ही है। तो जब आप इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लोगे ना, तो वो आपकी खुद ब खुद ही वो क्रैमिंग हो जाएगी, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। वो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये फर्स्ट चैप्टर 1 चैप्टर 2 यहाँ से केस नहीं आती, क्रैमिंग ही वो मोस्टली पूछ रहा होता है। बस थोड़ी सी सिचुएशन उसको बना देगा और उस सिचुएशन में ही वो क्रैमिंग आपसे पूछ लेगा। लेकिन ये अपनी सारी की सारी वो क्रैमिंग ही होती है और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। दी एक्ट टेक्स प्रायोरिटी। ये होता है कि जो कंपनी के रूल्स होते हैं ना, कंपनी के इंटरनल रूल्स एक्सटर्नल रूल्स, वो होते हैं उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में एक चीज़ लिखी हुई है और कंपनी लॉ में कोई और चीज़ उसी से रिलेटेड लिखा है, पर वो थोड़ा सा उससे उल्टा लिखा हुआ है, तो कंपनी लॉ में जो लिखा होगा वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ओवरराइड कर देगा, उसको बाईपास कर देगा। मतलब ये कि कंपनीज़ एक्ट में जो चीज़ लिखी हुई है ना, अब उससे उलट अगर चीज़ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखी हुई है, तो हम लोग कंपनीज़ एक्ट वाली चीज़ को ही मानेंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को इग्नोर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अबाउ एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपने एक चीज़ उससे रिलेटेड लिख दी है और वो कंपनीज़ एक्ट के अगेंस्ट जा रही है, तो कंपनीज़ एक्ट उसको ओवरराइड कर देगा। चीज़ मानी जाएगी कंपनीज़ एक्ट वाली, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की कोई अहमियत नहीं होगी कंपनीज़ एक्ट के आगे। ठीक है, इफ़ एनी प्रोविजन इनकन्सिस्टेंट विद द एक्ट इन एनी ऑफ दीज इज़ वॉइड, तो वो वॉइड हो जाएगी। पर जो भी प्रोविजन हो आपके मेमोरेंडम में लिखी है, आर्टिकल्स में लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में है, या कोई भी रेजोल्यूशन जो कंपनी ने पास किया या उसके डायरेक्टर्स ने, अगर तो वो इनकन्सिस्टेंट है कंपनीज एक्ट के साथ, उसके अगेंस्ट जा रही है, तो वो वॉइड हो जाएगी। उसके बाद है हमारे मेंबर्स राइट्स टू कॉपीज़। मेंबर्स का कॉपी से रिलेटेड राइट्स, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, इसकी जो कॉपीज़ वगैरह होती हैं। अ मेंबर हु आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव वन विद इन 14 डेज़, कि उसको 14 दिन के अंदर अंदर वो मिल जाएंगी। जब वो रिक्वेस्ट करेगा और पेमेंट कर देगा, उसको 14 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगी। ये है कि कंपनी पेमेंट वगैरह लगा भी सकती है, कोई कॉस्ट वगैरह, और नहीं भी लगा सकती। जब उसको रिक्वेस्ट आएगी तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर उसने वो उसको कॉपीज़ वगैरह दे देनी है। ठीक है, उसके बाद है बाइंडिंग इफेक्ट वन से रजिस्टर। जब आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रजिस्टर हो जाते हैं, तो वो किस किस पे बाइंड हो जाते हैं, कैसे कि वो बाइंड हो जाते हैं। एक तो वो बाइंड हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन मेक्स द मेमोरेंडम आर्टिकल्स बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड ऑन एवरी मेंबर, कि वो कंपनी के लिए भी बाइंडिंग हो जाते हैं और मेंबर के लिए भी। कंपनी और मेंबर दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम उसके वो एक्सटर्नल रूल्स और आर्टिकल्स उसके इंटरनल पॉलिसीज़ वगैरह जो होती हैं, इंक्लूडिंग हेज एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। Any sum a subscriber has undertaken to pay under the memorandum counts as a debt owed by him. अगर एक सब्सक्राइबर है, उसने मेमोरेंडम में एक अंडरटेकन दिया है, कमिटमेंट किया है, लिख के दिया है कि मैं इतने पैसे कंपनी को पे करूँगा, तो वो उसके ऊपर एक कर्ज के तौर पे अज्यूम कर लिया जाता है कि कंपनी इस बंदे ने कंपनी को पैसे देने, कंपनी का ये कर्जदार है। उसके बाद है डिसरिगार्डिंग रजिस्ट्रार्स डायरेक्शन कनेक्टेड टू दिस इज एन ऑफेंस कैरिंग ए लेवल 1 पेनल्टी। अगर तो आप रजिस्ट्रार के अगेंस्ट जाते हो, उसकी डायरेक्शंस, कोई भी उसने आपको डायरेक्शन दिया कि आप ये काम करो, आपने वो नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको लेवल 1 की पेनल्टी मिलेगी। ये बेसिकली कुछ वो जैसे हमने पढ़ा ना कि प्रोविजंस वगैरह मेमोरेंडम और आर्टिकल से रिलेटेड, तो ये थोड़ी थोड़ी सी बीच बीच की बातें, यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकते हैं। ये एक है कंसेंट नीडेड फॉर सर्टेन अल्ट्रेशन, यहाँ से वो केस स्टडी अक्सर बना लेता है कि अगर आप कोई ऐसी अल्ट्रेशन कर रहे हो जिससे कुछ मेंबर्स वगैरह अफेक्ट हो जाएं, तो आपको पहले उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है। An alteration that would push a member into taking up additional shares or that otherwise raises the guaranteed amount,
कोई भी ऐसी एल्ट्रेशन जिसकी वजह से एक मेंबर अफेक्ट हो, किस तरह अफेक्ट हो कि उसको एडिशनल शेयर्स लेने पड़े, उसको फोर्स किया जाए कि भाई तू एडिशनल शेयर्स ले, या फिर उसकी जो गारंटेड अमाउंट है, मतलब कि कंपनी है वो लिमिटेड बाय गारंटी है, एक मेंबर ने गारंटी की हुई थी कि वो 10 लाख देगा। अब आप अल्ट्रेशंस कर देते हो उसके मेमोरेंडम आर्टिकल्स में कि वो बंदा 15 लाख रुपए देगा। अब ये सब करने से पहले आपको उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है कि भाई वो क्यों दे आपको 15 लाख रुपए, जब सब ने स्टार्ट में ये कहा था कि यार वो 10 लाख रुपए देंगे, तो उसके लिए आपको कंसेंट लेना उसकी ज़रूरी हो जाते हैं। अप्लाई ओनली इफ़ दैट मेंबर हैज़ गिवन रिटर्न कंसेंट, और वो कंसेंट रिटर्न होनी चाहिए। इवन गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर द अल्ट्रेशन इज़ मेड, पहले भी दे सकते हो बाद में भी दे सकते हो अल्ट्रेशन करने के। कीपिंग इशूड कॉपीज़ करंट, वंस एन अल्ट्रेशन इज़ मेड, जब आप कोई भी अल्ट्रेशन करते हो मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में, एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैंड आउट आफ्टर वन, तो उस अल्ट्रेशन के बाद जब आप कोई कॉपी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की हैंड ओवर करते हो किसी को, तो वो रिफ़्लेक्ट करनी चाहिए उस अल्ट्रेशंस को, उस अल्ट्रेशन को वो रिफ़्लेक्ट करे, मतलब उसमें वो अल्ट्रेशन शो हो रही हो। ये ना हो कि आप पुरानी कॉपीज़ उठा कर दे दो जिसमें वो पुरानी वर्डिंग्स टाइप हो, पुराना सब कुछ लिखा हो उसमें, नहीं, आपने बिल्कुल नई कॉपी मतलब हैंडल करनी है, इशू करनी है। जब भी आपको वो इशू करनी पड़ जाए, किसी को देनी पड़ जाए, तो आपने वो बिल्कुल अल्टर्ड कॉपी ही इशू करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स अंडर द फर्स्ट शेड्यूल, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसके ऊपर टेबल ए लगता है लिमिटेड बाय शेयर्स, मेमोरेंडम पे टेबल बी, ये आप पढ़ लेना बीच में। गारंटीड कंपनी नो शेयर कैपिटल, इस पे टेबल सी। गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल टेबल डी। अनलिमिटेड कंपनी टेबल ई। सेक्शन 42 लाइसेंस नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी टेबल एफ। ये नॉन फॉर प्रॉफिट का ना, ये दूसरे नाम पे याद आप रख लेना, सेक्शन 42 लाइसेंस। इस पे भी उसने एक बार केस स्टडी पूछी थी ये सेक्शन 42 का कह के, तो ये आप अच्छे से इसका नाम याद रखना, ये फिर भी पूछ सकता है वो इस पर, ठीक है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर छोटा सा, आप वो केस स्टडी वगैरह कर लेना, मैं आपको भेज दूँगा ग्रुप में, तो आप वो अच्छे से एक बार कर लेना। 2 से 3 केस स्टडीज़ होंगी, ज़्यादा नहीं है, और थोड़ा ही टाइम लगेगा आपको। जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना और इसको अच्छे से क्रैम कर लोगे, तो वो आपको ईज़िली हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।